हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का वर्मा 24 क्लासेस के अंदर। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि वर्तमान समय में जो अपने सीटेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं वहाँ पर एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। चाहे आपका लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो, उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। देखिए, एनईपी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो ये जानेंगे हम कि इसका गठन कब हुआ, कब इसके प्रारूप समिति का गठन किया गया, कौन इसके अध्यक्ष थे, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समिति का जो गठन है वो जून 2017 में किया गया था। जून 2017 में इसका गठन किया गया था। और गठन करने में जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का यदि पूरा नाम पूछ लिया जाए तो वो है कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, क्योंकि फुल फॉर्म से भी काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो के कस्तूरी रंगन के फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इनका नाम है कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। तो अब यहाँ पे ये बनता है कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, तो इनकी अध्यक्षता में ये बनाया गया था। इन्होंने रिपोर्ट सौंपी अपनी मई 2019 के अंदर। मई 2019 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, प्रस्तुत की थी। इसको भारत सरकार ने कब अपनाया, तो भारत सरकार ने इसको 29 जुलाई 2020 को अपनाया था, लागू करने की कोशिश की गई थी। अच्छा, ये इसका आधार क्या बना? आधार क्या बना इसका वो देख लेते हैं। ये जो हमारी कमेटी बनी है, ये जो शिक्षा नीति बनी है, ये आधार इसका बना है 1986 की जो अपनी शिक्षा नीति थी, उसी को आधार बना करके शिक्षा नीति बनाई गई है। आपको ध्यान आ रहा होगा कि 1991 और 2 के अंदर भी कुछ किया गया था, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या है कि इसके अंदर प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में क्या बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी जिसने शिक्षा बिना बोझ के ये प्रावधान दिया था। ये इसी शिक्षा के अंदर एक थोड़ा सा क्या किया था, परिवर्तन किया गया था। ये कोई शिक्षा नहीं थी, इसके अंदर एक सुधार था केवल। तो चलिए, ये जो शिक्षा हमारी लागू होने वाली है ये 34 साल बाद, जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन अभी जो एग्जाम चल रही है उसके अंदर पूछा गया है कि कितने साल बाद हमारी शिक्षा नीति के अंदर इतना बड़ा बदलाव किया जा रहा है। तो ये 34 साल के बाद, क्योंकि 86 में हुआ था, अब 2020 में हो रहा है, तो 34 साल बाद ये इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं हम। देखिए, इससे पहले जो भी हमारे क्या हुई हैं शिक्षा नीतियाँ बनी हैं। पहली शिक्षा नीति बनी थी अपनी स्वतंत्र भारत में 1968 के अंदर। 1968 में पहली बनी। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? इंदिरा गांधी जी ने के कार्यकाल के दौरान ये बनी थी। काफ़ी वर्षों तक यही हमारी शिक्षा नीति चलती रही। उसके बाद राजीव गांधी जी का कार्यकाल आता है और 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनती है। फिर काफ़ी वर्षों तक, और इसी शिक्षा नीति को आधार बना करके 2020 जो नई शिक्षा नीति है उसको तैयार किया गया है। इसके अंदर काफ़ी बदलाव किए गए हैं। इस शिक्षा नीति के अंदर पूरा एक तरह से देखा जाए पूरा ढांचा ही परिवर्तित कर दिया गया है। देखिए, इस 86 के बाद क्या हुआ कि 1987 के अंदर, 87-88 के अंदर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया था। यानी 1986 की शिक्षा नीति के अंदर कुछ परिवर्तन लाने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें जोड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू किया गया था, कब लाया गया था? ये 1987-88 के अंदर लाया गया था। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है। ये किसके लिए लाया गया था? 1986 की शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन करने के लिए लाया गया था। यहीं पर यदि हम बात करें, जो हमने जाना था कि 1991-92 में भी कुछ परिवर्तन किए गए थे। ये किसकी अध्यक्षता में किए गए थे? प्रोफेसर यशपाल सिंह की अध्यक्षता में किए गए थे। इन्होंने क्या अनुशंसा की थी? इन्होंने अनुशंसा की थी कि जो शिक्षा है वो शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे छोटे छोटे, हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, उनकी पीठ के ऊपर उनसे कहीं ज़्यादा वजन के थैले लदे हुए होते हैं। इन सब को लिए, इस बोझ को कम करने के लिए क्या किया गया था? प्रोफेसर यशपाल सिंह समिति ने ये अनुशंसा की थी कि शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि शिक्षा के लिए स्कूल के अंदर ही कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं कि बच्चों को इतना भारी बोझ ना उठाना पड़े। तो इसके लिए किया गया था। कुछ परिवर्तन थे ये इसके द्वारा, यशपाल सिंह कमेटी के द्वारा ये सुझाए गए थे। अब यहाँ पर हम जानते हैं अपनी जो नई शिक्षा नीति है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर डिस्कस करेंगे अब हम। तो देखिए, जो नई शिक्षा नीति है इसमें क्या बनाया गया है? इसमें एनसीएफ जो हमारा 2005 था उसका नाम बदलकर
NCFSE रख दिया गया है। यदि इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो नेशनल NCF का फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कुरिकुलम फॉर्म। नेशनल कुरिकुलम फॉर्म होता है। यहाँ पे इस SE का मतलब हो गया स्कूल एजुकेशन, यानी स्कूल एजुकेशन और जोड़ दिया गया है इसके अंदर। जो फॉर्म है इसके अंदर क्या जोड़ दिया? NCF के अंदर हमने SE और नया जोड़ दिया गया है। इसका 2005 नाम था, इसका 2021 हो गया है। यहाँ पर एक परिवर्तन और किया गया है, जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय था, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, उसका नाम परिवर्तित यानी MHRD का नाम बदलकर भी क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय। यानी अब से जो मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय था उसका नाम अब क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो नई शिक्षा लागू की जा रही है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिक्षा और सीखना। शिक्षा और सीखना यानी शिक्षा के साथ साथ बच्चे कुछ सीखें। यानी अब इसके माध्यम से क्या किया जाएगा कि लगभग 6th क्लास से आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर कुछ जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और बच्चे जब अपने +2 आउट करेंगे तो उस समय तक किसी न किसी क्षेत्र के अंदर वो पारंगत होंगे। ये नहीं कि वो बेरोजगारी के लिए मारे मारे फिरेंगे। यहाँ पर इनके लिए प्रमुख प्रावधान किए गए हैं कि बच्चे की शिक्षा के साथ साथ उसको कुछ न किसी कार्य में दक्ष बनाया जाए। अच्छा, ये जो MHRD जो शिक्षा मंत्रालय बनाया गया है इसके पहले मंत्री कौन बने हैं? तो पहले मंत्री बने हैं अपने रमेश पोखरियाल निशंक। कौन बने हैं? रमेश पोखरियाल निशंक। NEP बनने के बाद की बात कर रहे हैं हम। वैसे अगर जो पहले शिक्षा मंत्री की बात करें तो वो थे हमारे मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अब्दुल कलाम ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। वहीं पर यदि हम बात करें ये स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है, तो ये स्वतंत्र भारत की 3 नंबर की शिक्षा नीति है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो सीटेट के एग्जाम चल रहे हैं इनके अंदर पूछा गया था कौन कौन सी शिक्षा थी नीतियां बनी हैं। 1968 में इंदिरा गांधी के समय पर, 86 में राजीव गांधी के समय पर, और अभी जो तीसरी जो बनी है वो आपके किसके नेतृत्व में बनी है, किसके कार्यकाल में बनी है? मोदी जी के कार्यकाल में बनी है, बीजेपी की सरकार के अंदर बनी है। और ये 1986 की जो शिक्षा नीति है वही हमारी 2020 की शिक्षा नीति का क्या बनी है? आधार बनी है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि देखिए जो GDP का हमारा यह सकल घरेलू जो उत्पादन है उसका 6% शिक्षा के अंदर निवेश किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का योगदान रहेगा। और इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण जो पहलू लिया गया है कि 2030 तक जो बच्चे, हम देखते हैं कि बहुत से विद्यार्थी स्कूल तो जाना शुरू कर देते हैं लेकिन वो अपनी एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करते करते स्कूल को छोड़ देते हैं। तो उसमें सकल नामांकन यानी जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं वो 2030 तक 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ, 2030 तक। ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही में पूछा गया है। वहीं पर आगे डिस्कस करते हैं हम शिक्षा, जो इसको क्या बोलते हैं? PTR ये पूछा जाता है। PTR की फुल फॉर्म भी पूछ ली गई है इसके अंदर। पुपिल, P है आपका पुपिल, PUPIL, पुपिल टीचर रेशियो, पुपिल टीचर रेशियो ये पूछा गया था ये, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। तो इसमें देखिए नॉर्मल तरीके से पूछा जाए तो 30 बच्चों पर एक अध्यापक यानी 3:1, यानी 30 छात्रों पर एक टीचर होगा। यहाँ वहीं पर एक और प्रावधान किया गया है, जो पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर कमजोर वर्ग का ज़्यादा प्रतिनिधित्व है वहाँ पर 25, देखिए 25 पर 25 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक का भी प्रावधान किया गया है इस नीति के अंतर्गत। साथ ही यहाँ पर क्या गया है कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए सुबह जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको पौष्टिक नाश्ता मिलेगा, दोपहर को उनको पौष्टिक दोपहर का भोजन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ये भी इस शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा पहलू रखा गया है। वहीं पर हम इसका नेक्स्ट बिंदु देखें तो क्या है? नई शिक्षा नीति को कब तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया? तो ये देखिए लक्ष्य रखा गया था 2021-22 तक इसको लागू किया जाए, लेकिन कोरोना काल चल रहा है, इस समय पे ये लागू नहीं हो पाई है। तो अभी
कुछ प्रावधान, क्योंकि अब इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे हैं, जो भी एग्जाम आ रहे हैं एजुकेशन से संबंधित उनमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये 2022 तक जो अंत तक जो है ये शिक्षा लागू हो जाएगी। 22 में नहीं तो 2023 तक ये शिक्षा लागू होने के पूरे पूरे चांस हैं। अब हम देख लेते हैं स्कूली सिस्टम में क्या परिवर्तन आया है। तो यहाँ पर देखें तो स्कूली सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला हमें। पहले हमारी जो एजुकेशन होती थी 10+2, यानी 10+2 का मतलब हुआ 10 साल तक हमने 10th तक की एजुकेशन प्राप्त की, यानी 6 साल का बच्चा स्कूल में जाता था। अब बच्चा 3 साल का स्कूल जाना शुरू होगा, बच्चा 3 साल का जाना शुरू हो जाएगा। ये जो प्रावधान जो 10+2 वाला अपना प्रावधान था, जो कि किस में आया था, 1986 की शिक्षा नीति के अंतर्गत आया था। अब इसको परिवर्तित करके 5+3+3+4 ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वो डिस्कस कर रहा हूं आप सभी साथियों के साथ, ताकि इसके माध्यम से जो इनका आगे एग्जाम है उनको फायदा हो सके। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या जो सिस्टम रखा गया स्कूलिंग का, तो 5+3+3+4 यानी ये 14 साल का प्रावधान रखा गया है अपने इसके अंदर, 15 साल का सॉरी। उसमें भी वैसे देखा जाए तो 12 साल आपके ये हो जाते हैं और 6 साल का बच्चा जाता था 18 साल। यहाँ पर भी वही 18 साल का प्रावधान हो रहा है। 3 साल का बच्चा जाएगा, आप इसमें 3 साल और ऐड कर लीजिए, 3 5 8 8 और 3 11 और 3 14 और 4 18, वही 18 साल का प्रावधान है। लेकिन इनका नाम बदल दिया गया है। वो क्या है देखिए, पहले 5 साल में क्या होगा, इसको प्रथम स्तर बोला गया है। इसमें क्या होगा, इसको फाउंडेशन स्टेज भी बोला गया है, यानी बच्चे का आधार तैयार किया जाएगा। यहाँ पर 3 साल का बच्चा, जैसे कि घर में बच्चा खेल खेल में सीखता है, उसी माध्यम से बच्चा स्कूल में जाएगा। यहाँ पे प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, फर्स्ट और सेकंड क्लास तक बच्चे को करवाई जाएगी। पहले 3 साल बच्चा रेत में खेलेगा, घूमेगा, मस्ती करेगा, जैसे कपड़े पहनकर जाए वैसे पहनेगा, अपने साथियों के साथ जैसे अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है, ठीक वही माहौल बच्चे को मिलेगा। एक और प्रावधान यहाँ पे किया गया है कि बच्चे को परीक्षा से डर लगता है, ये यहाँ पर पहले प्रथम स्तर पर किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी और बच्चे को जो भी सिखाया जाएगा वो बच्चे की मातृभाषा में सिखाया जाएगा। बच्चे पर किसी प्रकार का बर्डन नहीं लादा जाएगा। नेक्स्ट जो स्तर है, यहाँ पर हम एक और बात बोलते हैं। अच्छा, ये 3 साल से जो बच्चा जाएगा कहाँ से, ये इसी के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र खोल दिए जाएंगे। जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र होंगे, उन्हीं के अंदर ये बच्चे खेल सीखते सीखते कहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्लास है वो पास कर जाएंगे। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि परीक्षा नहीं होगी, बच्चों को पता नहीं चलेगा कब हमारी सेकंड क्लास पूरी हो गई। अब दूसरा है अपना प्रीपेरेटरी। कौन सा है दूसरा? प्रीपेरेटरी स्टेज है। इसको 8 से 11 वर्ष के स्टेज बोला गया है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर इसमें 3 क्लास करेगा, 3rd 4th 5th, क्योंकि 2 क्लास तक बच्चा वहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर चुका है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रावधान किया गया है, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा बच्चे को नहीं सिखाई जाएगी। यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं किया गया है कि कोई अध्यापक अपनी मातृभाषा में, कोई पेरेंट्स, कोई माता पिता, कोई गार्जियन बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है तो वो पढ़ा सकता है। कोई इस पे क्या नहीं है कि प्रोविजन नहीं है, ये सख्ती से लागू नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है वो पढ़ा सकते हैं। लेकिन शिक्षा नीति के माध्यम से ये किया गया है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए। ये प्रावधान इसके अंदर किया गया है। इसमें बच्चे की हल्की परीक्षा भी ली जाएगी प्रमोट करने के लिए, ये इसमें प्रावधान किया गया है। मातृभाषा का प्रयोग इसमें भरपूर रहेगा। नेक्स्ट स्टेज है आपकी, इसको मिडिल स्टेज भी बोलते हैं, और इसकी आयु रहेगी आपकी, यहाँ आप 11 से 14 मान लीजिए या 12 से 14, यानी इसमें आपकी 6th क्लास, 6 to 8, 6th 7th और 8th, और यहीं पर सबसे ज़्यादा परिवर्तन किए गए हैं। क्योंकि इस स्टेज के अंदर क्या किया गया है, इस स्टेज में वोकेशनल सिस्टम लागू किया गया है, यानी 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वोकेशनल कोर्सेज कहाँ से शुरू किए गए हैं, तो कक्षा 6 से लेकर के शुरू किया गया है, और 8वीं तक बच्चे को कढ़ाई हो गई, बुनाई हो गई, बढ़ाई हो गई, यानी जिसमें भी उसकी रुचि है उस हिसाब से वो कोर्स को चूज कर सकता है, ताकि +2 पास होने तक वो किसी कार्य में पारंगत हो जाए। और यहाँ पर कंप्यूटर कोर्सेज, यदि वो ग्राफिक्स में जाना चाहता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाएंगी, यानी कंप्यूटर नॉलेज भी बच्चे को यहाँ पर दी जाएगी। फोर्थ जो स्टेज अपनी फोर्थ स्टेज है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले क्या था, स्ट्रीम का एक बड़ा मैटर रहता था। इसमें स्ट्रीम सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। 14 से 18 साल की एज रहेगी बच्चे की यहाँ पर,
और इसमें जो भी बदलाव किए गए हैं वो प्रमुख रूप से स्ट्रीम के अंदर किए गए हैं। यानी बच्चे को अब 10th पास करने के बाद ये नहीं रहेगा कि मुझे साइंस लेना है, मुझे मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है। बच्चे के जिस विषय में रुचि है, मान लीजिए बच्चा बायो के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो बच्चा हिस्ट्री पढ़ सकता है, ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है ज्योग्राफी पढ़ सकता है, मैथ पढ़ना चाहता है तो मैथ पढ़ सकता है, केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो केमिस्ट्री पढ़ सकता है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल खुली रखी गई हैं, किसी प्रकार का कोई बर्डन बच्चों पे नहीं रखा गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे अपने। अब इनसे संबंधित कुछ और तथ्य हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है। विद्यार्थी दिवस, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 15 अक्टूबर को। अच्छा, ये जो हमने ऊपर जितने भी प्रावधान पढ़े हैं, जाने हैं, ये प्रावधान कौन करेगा, इसके लिए बनाए गए हैं 21 फोकस समूह बनाए गए हैं। अच्छा, इसके अंदर होगा क्या, ये सभी किस लिए बनाए गए हैं, ताकि बच्चे का ऑल राउंड विकास हो सके। 360 डिग्री का मतलब होता है ऑल राउंड परफॉर्मेंस बच्चे की जांच की जाएगी, बहुआयामी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा बच्चे का। इसके माध्यम से ये सब चीज़ें की गई हैं। ये क्वेश्चन जो आपका टीजीटी लेवल, जो लेवल 2 था, उसके अंदर पूछा गया था कि कौन सा कार्ड तैयार किया जाएगा, वो 360 इवेल्युएशन किया जाएगा बच्चे का 360 डिग्री। इसी से संबंधित कुछ और बिंदु हैं। इस नीति के, शिक्षा नीति के 5 आधारभूत स्तंभ बताए गए हैं। क्या है कि इसमें क्या प्रावधान किया गया, शिक्षा सभी के पहुंच में होनी चाहिए। यानी हर किसी को, चाहे गरीब है अमीर है, हर किसी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, उसकी पहुंच में होनी चाहिए। शिक्षा कि सभी की भागीदारी होनी चाहिए, शिक्षा सभी के लिए होनी। इक्विटी इन एजुकेशन, यानी समानता, समता। एजुकेशन के अंदर क्या होनी चाहिए, समता। ये समानता नहीं है, समता है। गुणवत्ता, उत्तम क्वालिटी की एजुकेशन, किफ़ायती, हर किसी के, मान लीजिए कोई प्राइवेट में पढ़ाना चाहता है, यानी कि इस शिक्षा के माध्यम से जो प्राइवेट स्कूल है उनके लिए भी एक क्राइटेरिया तय किया जाएगा, क्राइटेरिया। अच्छा, इसके लिए अगर जो बच्चा नहीं सीख पाया तो अध्यापक की अकाउंटेबिलिटी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी भी इसके अंदर दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। कोई बच्चा कमज़ोर है, किसी को सुनता नहीं, कोई अपंग है, कोई विकलांग बच्चा है, उसको भी मुख्य धारा से जोड़कर शिक्षा दी जाएगी, ये भी इसी के अंदर प्रावधान किया गया है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें जो शिक्षा दी जाएगी वो प्रैक्टिकल होगी, एप्लीकेशन बेस्ड होगी, उसमें नॉलेज को पूरी तरह से निखारने की पूरी कोशिश की जाएगी। अच्छा, अब ये हमने जितनी भी बातें जानी हैं, ये सभी का संचालन कौन करेगा, इसके लिए संचालन बॉडी क्या रहेगी। संचालन बॉडी रहेगी इसके लिए आपको संचालन जो रहेगा, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। क्या रहेगा, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो है ये प्रख के माध्यम से करेगा। किसके माध्यम से, प्रख के माध्यम से। और प्रख की इस पे क्या पूछी गई थी, फुल फॉर्म पूछी गई थी। P फॉर परफॉर्मेंस होता है, A फॉर असेसमेंट होता है, R फॉर रिव्यू होता है, A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज और H फॉर होलिस्टिक। यानी बच्चे का ऑल राउंड, यानी वही बात आ जाती है घूम फिर कर 360 डिग्री चाहिए, ऑल राउंड बच्चे का विकास चाहिए। इसके लिए परख जो है NAC की फुल फॉर्म होती है नेशनल, जो आपके एकेडमिक असेसमेंट सेंटर, नेशनल असेसमेंट सेंटर है, ये आपका क्या करेगा, इस परख के माध्यम से ये सारी चीज़ों को अप्लाई करवाएगा। तो ये था अपना एक महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि ट्रेंडिंग वीडियो है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस अब जो सीटेट के एग्जाम चल रहे हैं वहाँ पर बन रहे हैं। तो मैं आप सभी साथियों से ये अनुरोध करता हूँ कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो तैयार किए जाते हैं, हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं, उनकी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।